हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करने वाले हैं नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स का जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 19। ठीक है, तो करने से पहले एक बात आपसे कहनी है। गाइस, जो इम्पोर्टेंट बात ये थी, अगर आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी पे एक रिसेंटली एक बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है लक्ष्य। ठीक है, ये बैच अगर आपको चाहते हो इनरोलमेंट लेना तो ले लेना, बिकॉज इसमें 200 सबसे पिछले बैच में 200 लगभग 200 स्टूडेंट्स ने रिटन क्लियर किया एनडीए एग्जाम सिर्फ इस बैच से पढ़ के। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बैच जो 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, बट इसमें जो है ना जाके इन टीचर्स का अभी स्पेशल क्लासेस फ्री में देखो। ठीक है, अगर अभी पसंद आएगा तो ही लेना, अदरवाइज इस बैच में कोई जरूरत नहीं है इसका सब्सक्रिप्शन लेना का। लेकिन मुझे 100% मतलब आपको गारंटी देता हूँ कि ये बैच आपको इन टीचर्स के स्पेशल क्लासेस आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस आपको करना कुछ भी नहीं है, फ्री है स्पेशल क्लासेस। आपको ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड यूज कर लेना है। ठीक है, अभी रेफरल कोड यूज कर लो ए टू जेड स्टडी का, तो आपको फ्री में इनकी स्पेशल क्लासेस पढ़ने के लिए मिल जाएगी, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि ये टीचर पढ़ाते कैसे हैं। ठीक है ना, पैसा तो लग नहीं रहा, जाके ट्राई करने में क्या जा रहा है। और दूसरी चीज ये, जब आपको पसंद आ जाएंगे ये टीचर और फिर जाके आप क्या करते हो, इस बैच में इनरोलमेंट लेते हो तो ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड यूज कर लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये बेनिफिट है। तो आपको देखो जो भी फी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इसमें, तो बस वहां पे हैव अ रेफरल कोड में ए टू जेड स्टडी यूज करना। ये सभी फी स्ट्रक्चर में आपको क्या मिल जाएगा, 10% ऑफ। वो किस तरीके से मिलेगा तो वो भी देख लो आप। ये टू जेड स्टडी यूज किया हमने रेफरल कोड, तो देखो सारी फी स्ट्रक्चर में सारी की सारी फीस हो गई, कम हो गई। यहाँ पे 8,000 था तो 7200 हो गया। ठीक है, ऐसे सारी फी स्ट्रक्चर कम हो गई। तो फिर गाइस मैं फिर से एक बार बोल दूं आपको कि अगर आप एनडी एग्जाम को आपको चाहते हो क्रैक करना, तो इस बैच को जरूर से जरूर एक बार इनकी इन सारे टीचर्स की जो है ना, सारे टीचर्स का नाम पढ़ लो और जाके उनकी वो पढ़ लो, आप स्पेशल क्लासेस अभी पढ़ लो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगेंगे। बाकी 21 जनवरी से आएगा बैच तो फिर देखा जाएगा। चलो अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? हाँ देखिए, आप जो मॉक टेस्ट करते हैं इसका सेट लगाइए। ठीक है, और जिसका जितना मार्क्स आता है वो आप अपना कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है 28, 29, 36 और 15। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ना ए होगा 28। भारत में कुल राज्यों की संख्या अगर पूछेगा तो कुल राज्य जो है कितने हो गए 28, और पूछ देगा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का वो है 8। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है। ठीक, और कुल राज्यों की संख्या कहेगा तो 28 है। तो यहां तक आपको जो डाउट होगा क्लियर हो गया, केंद्र शासित और राज्य में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? देखिए भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है? ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ना, ये सबसे ऊंचा है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे लंबा बांध कहेगा तो सबसे लंबा बांध जो है वो होगा हमारा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है ना। अगर भाखड़ा नांगल बांध देगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है, वो है भाखड़ा नांगल। और सबसे लंबा बांध अगर बोल देगा तो लंबा बांध जो होगा आपका ये होगा हीराकुंड बांध। ठीक है, तो यहां तक अब क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। देखिए एक बात और है, हम लोगों ने आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, जिसमें डीबी जीडी यांत्रिकी है ना आता है, उसके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार किया है जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन है, जिसको पूरे सिलेबस बेस आपको बनाया गया है ना, जिसमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश के है ना, साइंस के 10 और जीके के 5, मैथ का है आपका 20 क्वेश्चन और रीजनिंग का है 10 क्वेश्चन, जिसको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में बनाया गया है। ठीक है, और जो अगर आप ये इंडियन कोस्ट गार्ड को क्रैक करना चाहते हैं, अगर अच्छे से एग्जाम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस मॉक टेस्ट के बुक को जरूर खरीदिए है ना, जिसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो प्राइस है बिल्कुल भी बहुत ही कम है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने इस बुक को पूरी तरह अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपकी 90% की तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ठीक है, देखिए इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो कौन सी। देखिए पहले जो था
पहले गोमतेश्वर की मूर्ति थी, है ना। इससे पहले जो था, पहले गोमतेश्वर की मूर्ति थी, लेकिन अब जो हो गया है वो हो गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। यानी ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक है, जो नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, ठीक है, 182 मीटर है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति अगर बोलेगा तो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये क्वेश्चन आपसे मतलब ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, है ना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए, ऑप्शन ए कल्पना चावला, ये तो नहीं होगी, ये अंतरिक्ष यात्री थी पहली भारत की, है ना। और उसके बाद रजिया सुल्तान, ये तो पहली महिला शासिका थी, ठीक है। अब इसके बाद है सुचित्रा कृपलानी, ये भी नहीं होंगी, क्योंकि ये मतलब ये भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी, है ना, सुचित्रा कृपलानी। अब आगे का हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगी बिशेंद्री पाल। बिशेंद्री पाल जो थी, है ना, भारत की सबसे प्रथम महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, है ना। अगर बोल देगा आपसे क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला जो थी वो थी संतोष यादव। संतोष यादव, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। 2 बार अगर लगातार बोलेगा महिला कौन चढ़ी थी तो वो हो गई संतोष यादव, ठीक है। अब बोल देगा भारत में मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहली महिला जो थी वो थी बिशेंद्री पाल। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का प्रथम मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले, ये तो आप जानते ही होंगे। ये जो है क्वेश्चन हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, है ना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए हरविंद खुराना, बी है मदर टेरेसा, सी है अमन सेन और डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो क्या थे? प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये तो हमने आपसे पहले ही बता चुका है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मैथ में हो गया, चिकित्सा में हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स में हो गया, भौतिकी में हो गया, है ना, और भी हैं जिनको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और ये प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया भारत के थे, ठीक है। और ये कब प्राप्त किए थे? 1913 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1913 ईस्वी में दिया गया। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जो हमारा शरीर का तापक्रम है वो कहाँ नियंत्रित किया जाता है ना, कहाँ होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम की हाइपोथैलेमस की पिट्यूटरी। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ना, जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित। ये क्वेश्चन आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है ना। आपके एग्जाम के लिए ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शरीर के तापक्रम को कहाँ नियंत्रित किया जाता है, यानी या शरीर के तापक्रम को कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का जो तापक्रम है वो कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में हमारा शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर हाँ, और आपने हमारा मॉक टेस्ट का वीडियो 1 से लेके अगर 18 तक वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। और हाँ, आप सेट बिल्कुल लगाइए जिससे हमें ये पता चले, और अपना मार्क्स शेयर कीजिए जिससे हमें ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, अमीबा में भोजन का अधिग्रहण किसके द्वारा? यानी अमीबा जो होता है ये अब भोजन का अभिग्रहण यानी भोजन कैसे ग्रहण करता है, कैसे खाता है, किसकी सहारा से? कोशिका मुंह से, है ना, कि सिलिया से, कि गुद्दा द्वार से, कि कूटपाद से? बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कूटपाद, है ना। अमीबा जो होता है, ठीक है, ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो कूटपाद की सहायता से, है ना। तो अमीबा का आकार जो होता है इस प्रकार का होता है। ये जो होते हैं इसके चारों ओर कूटपाद की सहारा से क्या होता है? अगर कोई भोजन को यहाँ पे देखता है ना,
मतलब ये एक प्रकार का जाल है, इसको क्या करेगा, इसको ऐसे फैला देता है और धीरे धीरे इसके जो कुटपा सिकुड़ जाते हैं और भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अमीबा भोजन का अधिग्रहण जो करता है कूटपाथ के द्वारा करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या? देखिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टाइलिन, है ना। टाइलिन जो है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? यानी जो स्वस्थ मनुष्य होता है, हेल्दी, है ना, वो मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, क्या होता है? 90 से 60, 180 बाई 120 बाई 80, 200 से 200 बाई 130 और 140 बाई 160। बताइए इसका सही आंसर होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 120 बाई 80। ज्यादातर जो मनुष्य, है ना, मनुष्य जो होते हैं उनके जो रक्तचाप होता है वो सामान्य मनुष्य यानी स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होगा वो होगा 120 बाई 80। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अभिक्रिया में भाग लेकर, किसी अभिक्रिया में लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रतिफल, है ना, अवकारक, अभिकारक की ऑक्सीकरण। देखिए इसका जो सिंपल था क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, जो किसी अभिक्रिया में भाग लेंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। अभिकारक यानी क्या करती है, अभिक्रिया कर रहे हैं ना, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए क्या हो गई है? अभिकारक हो गए। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, वे पदार्थ, है ना, वे पदार्थ जिनमें, जिनके खाद्य, जिनका जो स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, वैसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल कर देते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? जिनका स्वाद खट्टा होगा और जो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? देखिए वो कहलाता है अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। अम्ल तो स्वाद में खट्टा होगा और ये जब हम नीले लिटमस पत्र पे डालते हैं तो उसके घोल का रंग जो होता है वो कैसा कर देता है? लाल कर देता है। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, लिटमस रंजक, है ना, जो लिटमस रंजक होता है बैगनी रंग का होता है, यह किससे निकाला जाता है? आप बताइए। लिटमस जो पत्र है, सॉरी मतलब रंजक या इसे पत्र बोलते हैं, है ना, पत्र बोल देंगे। लिटमस पत्र यानी लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है ना। और ये जो लिटमस होता है कैसे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो ये होता है हमें लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। लिटमस कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वो कैसे निकाला जाता है? लाइकेन से। इसलिए हमारा सही आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? विलयन, किसी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, है ना, पीएच मान के बारे में। ठीक है, पीएच मान जो होता है 7 पीएच मान से जिसका कम होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा, है ना। और 7 से जिसका अधिक होगा वो क्या होगा? क्षार होगा। और जो 7 होगा जिसका वो क्या होगा? उदासीन होगा। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, उदासीन। किसी अम्ल का पीएच मान जो होता है ना, अगर 7 हो तो वो पदार्थ क्या है? उदासीन है ना। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो हम इमली खाते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए इमली में जो मैलिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, देखिए ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, ठीक है, और टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टार्टिक अम्ल, और अंगूर में भी टार्टिक अम्ल ही पाया जाता है। अंगूर और इमली दोनों में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था
है ना, उस कंप्यूटर का नाम क्या था। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम की दृष्टि से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। आप बताइए इसका जो सही आंसर हो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एनियाक, है ना। सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था एनिएक, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। और हाँ, अपना मार्क्स शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोगों ने अगर हमारा मॉक टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, है ना, देखिए सबसे तेज नहीं बोल रहा है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है, जो रेल है, वो कौन सी है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे लंबी दूरी करने वाली जो ट्रेन है वो है विवेक एक्सप्रेस। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है उसका कहाँ है, नागपुर, भोपाल, आगरा, है ना, अहमदाबाद। बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नागपुर में। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, यानी बीजेपी, है ना, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। देखिए इसका जो स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। बीजेपी का जो स्थापना हुआ भारतीय जनता पार्टी, है ना, 6 अप्रैल 1980। अब देख लेते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी। अब बोल देगा जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ था, है ना, जनता पार्टी, तो जनता पार्टी का 1977 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जनता पार्टी, है ना, और भारतीय जनता पार्टी, ये जनता पार्टी हो गया, है ना, और ये भारतीय जनता पार्टी हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी उसके 3 साल बाद 1980 में किया गया था 6 अप्रैल, और जनता पार्टी का सबसे पहला बार किया गया था 1977 में। अब चलते हैं इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है अगला हमारा कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है ना। जो बीजेपी है उसका चिन्ह क्या है, ये तो सभी लोग जानते होंगे ना कि बीजेपी का चिन्ह क्या है, लोगो क्या है, बताइए। देखिए घोड़ा, लालटेन, हाथी, कमल। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कमल, है ना। कमल जो है बीजेपी का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये लोगो है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनती है ना, उसकी जो प्रकृति होगी, उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। उल्टा, सीधा, सीधा उल्टा, कि इनमें से कोई नहीं है। पता है इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, उल्टा, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब का जो प्रकृति होता है वो उल्टा होता है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत धारा उत्पन्न, है ना, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है। विद्युत धारा जो उत्पन्न किया जाता है उस युक्ति को हम क्या बोलते हैं, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र, ठीक है, और मीटर। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर, यानी जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति है ना, जो युक्ति है, उसे हम क्या बोलते हैं, जनित्र, यानी जनरेटर बोलते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। जो हमारी आंख की पुतली होती है, जब हमारे आंखों पे तेज प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो उसका आकार कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है। बताइए इसका जो सही आंसर का। देखिए जब हमारे आंख पे तेज रोशनी पड़ती है, तेज प्रकाश पड़ता है ना, तो हमें कम दिखाई देता है ना। क्यों, क्योंकि इसकी जो आकार होती है सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है। यही क्वेश्चन है हमारा कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, तो छोटा हो जाता है। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, छोटा हो जाता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह, है ना।
मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नेपच्यून। नहीं सॉरी, मरकरी यानी बुध, है ना। सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है, बुध है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बोल देगा सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो होता है जुपिटर यानी बृहस्पति, बृहस्पति। और उससे छोटा कौन सा है, शनि। ठीक है, अब चलते हैं आज की अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर। ठीक है, अब बताइए ओसाका, टोक्यो, नागासाकी की याकोहामा। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ओसाका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि जापान का मैनचेस्टर हम किसे कहेंगे। ऑप्शन दिया है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो आप कौन सा सही करेंगे, तो ओसाका सही करेंगे। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। ठीक है, अब देखिए मैं आशा करता हूं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चन किए। और आप लोगों का जितना मार्क्स आया होगा आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात और, आप अगर इंडियन कोस्ट गार्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस बुक को जरूर खरीदें, है ना, ताकि आपको ये पता चले, ठीक है, कि कहां से कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितना क्वेश्चन आएगा और आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आपको, अगर आपने इसको कर लिया, ठीक है, तो आपका एग्जाम बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, क्योंकि इसको बड़ी ही छानबीन करके, मतलब बोल सकते हैं गहन अध्ययन करने के बाद इस सेट को बनाया गया है। ठीक है, पूर्ण सिलेबस पे आधारित है ये। ठीक, और आप इसको लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के इसे ले सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल मिलते हैं 25 क्वेश्चन के साथ।